अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ बीएफडी का एक बहुत ही कोर या इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, जिसका नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। देखिए, ये मेरे एक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का हैंड आउट है और इस हैंड आउट में 101 सवालात हैं, 101 मुख्तलिफ सिनेरियोज़ पर बेस्ड सवालात हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे। अच्छा, ये हैंड आउट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का टॉपिक अगर हम किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एडवांस लेवल के पेपर की बात करें तो उसमें 25 मार्क्स तक का आ सकता है, चाहे वो बीएफडी हो, चाहे वो एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एएफएम हो। तो क्योंकि हम अभी बीएफडी से ज़्यादा ताल्लुक़ रख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपके पेपर में 20 से 25 मार्क्स जो है वो आ सकते हैं इस हैंड आउट से या इस तरह के कोई क्वेश्चन बनकर। अच्छा, इस हैंड आउट में मैंने किया है कि आप लोगों के कुछ शुरू के जो पेजेस हैं ना, उसमें क्वेश्चन नंबर, डिटेल, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और फॉर स्टूडेंट्स टू नोट क्वेरीज़ का एक कॉलम मैंने खाली छोड़ा हुआ है। इस हैंड आउट में आप अपनी क्वेरीज़ जो है वो नोट कर सकते हैं, आप प्रिंट निकाल कर, और फिर जब आप अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और कराची के हैं तो मुझसे मिल भी सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज़ एक दिन में रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कराची के नहीं हैं तो जो हमारी ऑनलाइन रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस हैंड आउट में आपके पास जो है वो कुछ बेसिक सवाल होंगे, ठीक है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, जिसके आगे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 लिखा हुआ होगा। इसके बाद इस हैंड आउट में जो पास पेपर्स में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आए ना, उसको भी मैंने ब्रेक किया हुआ और मैंने मेंशन किया हुआ है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट किस सवाल में टेस्ट हो रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 एक तरह की एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 2 दूसरी तरह की एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 3 तीसरी तरह की एडजस्टमेंट है। फिर कोई पास पेपर आया था उसमें कोई कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिक, तो वो हमने लिखा हुआ है। साथ में आप देख रहे होंगे कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग के क्वेश्चन कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या कितने ज़्यादा उसमें जो है ना वो पास पेपर से रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से आपको सारे के सारे जितने भी सवालात हैं ना, उन सारे सवालों की साथ में डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या टेस्ट हुआ। फॉर एग्जांपल सवाल नंबर 21 में जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की कुछ टेस्टिंग थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ में मेंशन्ड है, लिखी हुई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आगे चलती जा रही है लिस्ट, चलती जा रही है लिस्ट। अब मैंने हर सवाल को तोड़ा भी है। तोड़ने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर लेट से विंटर 2016 का जो सवाल था तो उसके कॉन्सेप्ट्स को मैंने ब्रेक किया है और हर कॉन्सेप्ट को मैंने जो है ना वो अलग से आपके सामने पेश किया है, प्रेजेंट किया है, ताकि आप उसको बआसानी एब्जॉर्ब कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको। इसी तरह से इसके बाद ये कॉन्सेप्ट चलते जा रहे हैं, पास पेपर्स चलते जा रहे हैं। पास पेपर्स में जो जो चीज़ें पूछी गई थी वो सारी आपको बताई जा रही हैं। 2015, 2016, 2006 के सवालात हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 4 है, तो उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होगी, कोई बात होगी कि जिसकी वजह से इसको हाईलाइट किया गया। तो इसी तरह से ये आप देख रहे होंगे कि ये 57, 58, 59, 60, ये मेरे ख्याल में हैंड आउट एक ऐसा हैंड आउट है, एक ऐसा लाजवाब हैंड आउट है। मैंने बीएफडी जो है वो अब वापस से रिज्यूम किया है ऑनलाइन पढ़ाना। 3-4 साल पहले जब ऑन इन कैंपस हम पढ़ाया करते थे तो बच्चे वाकई में दुआ देते थे, ठीक है, और दुआ इस बात की देते थे कि भाई सर आपने ये कमाल का हैंड आउट बना दिया, इसमें 101 सवाल हैं और ये 101 सवाल जो है वो हर कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर 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 पूछ रहे हैं। हमें जो है ना वो बड़ी आसानी हुई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ये इन इटसेल्फ बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। इसमें बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली जाती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे बीएफडी के एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो कुछ इस हैंड आउट का जो है ना वो एक बैकग्राउंड था। अब इस हैंड आउट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये याद रहे कि कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे और कुछ इस लेक्चर्स ऐसे होंगे जो पब्लिक लेक्चर्स होंगे। बहरहाल शुरू के कुछ सवाल तो मैं सबके लिए ओपन फॉर ऑल रख रहा हूँ, तो मैं ये अपने यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लेकिन यह है कि बाद के कुछ लेक्चर्स हो सकता है कि मैं बाद में उसको प्राइवेट कर दूँ और सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स को पोर्टल के ज़रिए मिल रहे हों। अच्छा, इस हैंड आउट को शुरू करने से पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और आपको जो है ना वो बेसिक से जो चीज़ें होती हैं कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है, नेट एसेट्स वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो आपका पोर्टल है उसमें मैंने वीकली जो लेक्चर्स डाले हुए हैं, वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, फिर वीक नंबर 3, इस तरह से जो लेक्चर्स डाले हुए हैं ना उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। हर वीक का जो टारगेट है तो 4-5-6 हफ्तों में जो आपने पिछला टारगेट कंप्लीट किया है उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, उससे पहले नहीं आना।
जैसे कि मैं पहले बता चुका, दोबारा बताऊंगा, ये टॉपिक आपके पेपर में 20 से 25 मार्क्स तक का आ सकता है, यानी कि जो आपके पासिंग मार्क्स है उसका भी 50% है। आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए पेपर, उसका 50% है। तो बड़े ध्यान से ये हैंड आउट आपने देखना। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका नेट एसेट्स वैल्यू मेथड पर डिपेंड करता है और साथ में लिखा हुआ है बुक वैल्यू। देखिए, जब हम किसी कंपनी को वैल्यू करने के लिए, अच्छा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के भी बेसिक तो 3-4 आपने लेक्चर्स देखे होंगे। किसी भी कंपनी को वैल्यू करते हैं ना, तो उसको वैल्यू करने का एक तरीका नेव या नेट एसेट्स वैल्यू मेथड होता है। नेट एसेट्स वैल्यू मेथड जो है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। अच्छा, नेट एसेट्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है? नेट एसेट्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़, ये तरीका अप्लाई होता है। नेट एसेट्स वैल्यू मेथड में ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज़ वाला तरीका अप्लाई होता है, यानी कि सारे के सारे एसेट्स की वैल्यूज़ में से सारी की सारी लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ माइनस करी जाती है। इसको हम नेव या नेट एसेट्स वैल्यू मेथड कहते हैं। नेट एसेट्स वैल्यू मेथड में भी 3 तरीके हैं, एक बुक वैल्यू बेस्ड है, एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेस्ड है और एक रिप्लेसमेंट वैल्यू बेस्ड मेथड है। बुक वैल्यू बेस्ड मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट है उससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू यूज़ कर और अपनी नेव या नेट एसेट्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। जब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पर नेव कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम अपनी जो बुक वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारे बुक्स में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ आ रही हैं उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यूज़ करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू या एनआरवी किसी चीज़ की क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब यह है कि मैं अगर वो मेरी वाली चीज़ बाज़ार में जाकर बेचूंगा तो जो बिक कर मुझे पैसा या कैश या मॉनेटरी बेनिफिट या कंसिडरेशन मिलेगी उसको हम उस चीज़ की रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेट से मेरे पास एक पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मेरी बुक्स में 500 का आ रहा है, ये इसकी बुक वैल्यू है। मैं बाज़ार में गया, मैंने बोला यार इसको मुझे बेचना है और मुझे पता चला कि यार ये 400 में बिकेगा, तो ये इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। यानी कि एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो एसेट मेरे पास है वो जब मैं अगर बेचने जाऊंगा तो जितने में बिकेगा। अच्छा सर, रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो एसेट आपके पास है ऐसा ही एसेट अगर आप रिप्लेस करोगे, यानी कि आप बाज़ार से ख़रीदोगे, आप करंट अपना एसेट जो है ना वो रिप्लेस करोगे, तो ऐसा एसेट जितने में मिलेगा वो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है ऑल द फॉलोइंग आर बुक वैल्यूज़ ऑफ कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। नीचे दी गई कंपनी की बैलेंस शीट पर आने वाली बुक वैल्यूज़ हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स वो नॉन करंट एसेट्स हैं जिनको मैं छू सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ, ये मेरे ऑल एसेट्स में आते हैं। इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स ऑल हैव अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी सोल्ड एट ₹50। कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो मैं 50 रुपये में बेच सकता हूँ, तो ये भी मेरे एसेट्स में आएंगे। करंट एसेट्स 50, ये भी मेरे एसेट्स हैं, ये भी मेरे एसेट्स में आएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का कम ख्याल रखूँगा, वो आपने रखना है। मेरा मकसद ये है कि मैं सवाल जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर दूँ। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज़ टोटल 25। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी ऑल लायबिलिटीज़ जो है वो 25 है। तो एसेट 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 ऑल एसेट्स ऐड वे 350 माइनस 25 जो हमारी लायबिलिटीज़ थी, तो हमारा नेट आंसर आ गया 325। इसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी 100, यानी कि ये 100 शेयर्स की वैल्यू 325 है। कंप्यूट पर शेयर वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 325 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम 325 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3.25 मेरा आंसर आएगा। ये मेरी नेट एसेट्स वैल्यू है बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज़, बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज़, यानी कि जो बुक में वैल्यूज़ आ रही थी उसकी बुनियाद पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स बेस्ड अपॉन द डिस्पोजल वैल्यू। देखें, सारे एसेट्स की वैल्यू उसके डिस्पोजल वैल्यू के हिसाब से जब निकाली गई तो 20 है। अब डिस्पोजल वैल्यू का मतलब यह है कि जब ये एसेट्स बेचे जाएंगे तो जो मिलेगा।
वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़, सारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ 10 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटी से मेरा आंसर 10 आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 10 है, तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपीज़ आ गई, और यही करना था कंप्यूट पर शेयर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेव या नेट एसेट्स वैल्यू निकालनी है रिप्लेसमेंट वैल्यू मॉडल पर। रिप्लेसमेंट वैल्यू मेजर्स द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन द ओपन मार्केट। ज़रा ये पढ़िएगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू मेजर्स द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि अगर मैं बाजार से कोई चीज़ खरीदूंगा तो वो जितने की मिलेगी ऑन द ओपन मार्केट। रिप्लेसमेंट वैल्यू सारे एसेट्स की 150 है, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10 है। अच्छा, कंप्यूट पर शेयर वैल्यू, हमें पर शेयर वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो कोई लाइबिलिटीज़ दी भी नहीं है, तो 10 से डिवाइड किया और हमारे पास 15 पर शेयर जो है वो वैल्यू आ गई। तो ये बड़े मुख्तर से छोटे छोटे से सवाल जो हैं वो आपके आहिस्ते 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 कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे, और फिर पेपर में ये सारी कॉन्सेप्ट्स मिलकर जो है वो आपका सवाल बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है पीई रेशो मेथड। पीई रेशो मेथड यूज़ करना है, और लिखा हुआ है सेलेक्शन ऑफ ईपीएस एंड पीई रेशो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अच्छा देखिए, पीई रेशो मेथड क्या होता है? प्राइस अर्निंग या पीई रेशो मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ये भी एक आपकी कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीदती है तो उस कंपनी को ख़रीदने के लिए वैल्यूएशन करने का एक तरीका है जिसको हम पीई रेशो मॉडल कहते हैं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर की मार्केट प्राइस को अगर हम लोग अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा पीई रेशो आता है। इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर की मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। यानी कि किसी भी सवाल में अगर आपने किसी शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है तो आपने उसके पीई रेशो को उसके अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, सही पूरा लिख देता हूँ, मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर की मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है जी। मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। एक शेयर की अगर आपको मार्केट प्राइस निकालनी है पी रेशो मॉडल में, तो आप पी रेशो को अर्निंग्स पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि एक शेयर की अर्निंग से। कभी कभार ऐसा होगा सवालों में कि आपको जो है ना वो मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी निकालनी होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। यानी कि कंपनी में जितनी भी इक्विटी है, इन क्लियर टर्म्स मार्केट वैल्यू ऑफ अगर इक्विटी ऑफ इंटायर कंपनी, तो उसका मतलब ये होता है कि या तो आपने अगर मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट कर ली है यहाँ से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ शेयर्स से। ज़ाहिर है एक शेयर की वैल्यू जब निकाल ली तो जब आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट करना है, यानी कि सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप अपने पीई रेशो को मल्टीप्लाई कर दोगे अर्निंग्स पर शेयर से नहीं, बल्कि एक कंपनी की टोटल अर्निंग्स से। और जब हम टोटल अर्निंग्स की बात करते हैं तो वो उसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही मॉडल अप्लाई करना है, पहली बात ये क्लियर कर दी। अब आगे एक और चीज़ लिखी हुई आ रही है, सिलेक्शन ऑफ ईपीएस। ईपीएस क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। सिलेक्शन ऑफ ईपीएस एंड पीई रेशो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। यानी कि मैं पीई रेशो कौन सा सेलेक्ट करूँगा और मैं अर्निंग्स पर शेयर कौन से सेलेक्ट करूँ, ये बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है ईपीएस माइट बी फोरकास्ट ईपीएस और एवरेज ईपीएस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि जब आप किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू प्राइस अर्निंग्स रेशो मॉडल की बुनियाद पर निकालते हो, तो जो आप अर्निंग्स पर शेयर यूज़ करते हो वो या तो फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर का ईपीएस हो सकता है,
और एवरेज ईपीएस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, या मुख्तलिफ पिछले सालों का एवरेज ईपीएस हो सकता है। सर इसका क्या मतलब है? देखिए लेट से आप ए कंपनी हो, आप खुद ए कंपनी हो, और आपके पास, मैं ब्रैकेट पे लिख देता हूँ कि आप एक्वायरर हो। एक्वायरर वो होता है जो किसी और को ख़रीदने जा रहा होता है। और बी कंपनी एक और कंपनी है जिसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरी टारगेट कंपनी है। टारगेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको मैं ख़रीदूँगा, ठीक है। एक एक्वायरर है, एक्वायरर कंपनी वो कंपनी है, एक्वायरर वो है जो एक कंपनी को ख़रीदेगा। टारगेट वो है जिसको मैं ख़रीदूँगा, जिसको मैं ख़रीदूँगा, ठीक है ना। एक्वायरर और टारगेट का ये रिलेशन होता। तो अब अगर मैं अपनी एक कोई टारगेट कंपनी है, मेरे जहन में एक कंपनी है जिसको मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू निकालूँगा। सर वैल्यू क्यों निकालूँगा? ताकि मैं एक फ़ेयर प्राइस पे कर सकूँ जिस पर मैं इसको ख़रीदूँ। ये इसी तरह से, जिस तरह से मैं कोई गाड़ी ख़रीदता हूँ, बंगला ख़रीदता हूँ, प्लॉट ख़रीदता हूँ, घर ख़रीदता हूँ, तो मैं वैल्यू लगाता हूँ ना कि यार ये चीज़ कितने की होगी। बहुत मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मार्केट में जाकर पता किया, मुख्तलिफ़ ब्रोकर से पता किया, उसी तरह की अगर लेट से गाड़ी है तो मुख्तलिफ़ गाड़ियों के रेट निकलवाए। तो इसी तरह से कंपनी को वैल्यू करने का एक तरीका पीई रेशो मेथड है, और इसमें मैं अपने टारगेट कंपनी की वैल्यू निकालता हूँ। अब जब मैं टारगेट कंपनी को ख़रीद लूँगा तो क्या होगा कि टारगेट कंपनी के जो भी ऑपरेशंस होंगे वो मेरे ऑपरेशंस के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि वो कंपनी मेरी हो जाएगी। तो मुझे उसको वो वैल्यू देनी चाहिए जो वो फ्यूचर में मुझे कमा कर देगा। ऐसी बात है। लेट से मैं ये कहता हूँ कि यार ये कार मैन्युफैक्चरर है और ये एक टायर मैन्युफैक्चरर है, और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ख़रीदने जा रही है। तो अब टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ख़रीदने वैसे तो हम जा इसलिए रहे हैं क्योंकि जब हम टायर मैन्युफैक्चरर को ख़रीदेंगे तो हमारी जो सप्लाई ऑफ टायर्स है ना, सप्लाई सप्लाई ऑफ टायर्स वो सिक्योर हो जाएगी, पहली बात, ठीक है जी। यानी कि मैं अपनी सप्लाई को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, सप्लाई को सिक्योर कर रहा हूँ। दूसरा, अब इस कंपनी के लिए क्या पैसे पे करूँ? तो जब हम पीई रेशो मॉडल यूज़ करते हैं तो पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर जो है ना वो पे करेंगे। अब देखें, एक काम ये हो सकता है कि लेट से अभी साल 2022 है, मैं इस कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए देखूं कि यार 2023 में और 2024 में जब ये कंपनी मेरी होगी, आज तो ये मेरी नहीं है ना, अभी 2022 है, ये मेरी कंपनी जब मैं आज ख़रीद लूँगा तो 2023 या 2024 में ये कंपनी मेरी कंपनी होगी। तो यार तब मुझे लगता है कि इसका ईपीएस 5 या 6 होगा। ये इसका फोरकास्ट ईपीएस है, फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेड ईपीएस है। तो मैं जब इसकी वैल्यू निकालूं तो मैं ये वाला ईपीएस यूज़ करूं। क्यों? लॉजिक ये है कि जब मैं फ्यूचर में इसको जब ख़रीद लूँगा तो मुझे जो अर्निंग्स पर हक होगा, राइट होगा, जो मुझे अर्निंग्स मिलेगी वो 5 रुपये या 6 रुपये ये वाली होंगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, अगर मेरे पास फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है और 2022 में मैं ये कंपनी ख़रीदने जा रहा हूँ, तो मैं देख लूँ 2018, 2019 और 2020 और 2021, ठीक है ना। एक मिनट, 20 गायब हो गया। 2020, 2021 और 2022, मैं 2022 में इस कंपनी को ख़रीदने जा रहा हूँ। मैंने देखा यार पिछले सालों में इसने मुझे इस कंपनी से क्या कमाया था, इस कंपनी ने क्या कमाया था, 4 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये। तो मैं एक एवरेज बना लूँ कि ऑन एन एवरेज जो है ना इस कंपनी की कमाई कितनी होती है। 4 4 8 8 6 14 14 और 5 14 5 19 19 डिवाइडेड बाई 4 से एक एवरेज निकालते हैं। 19 डिवाइडेड बाई 4 का एवरेज जो आता है ना वो 4.75 आता है। और मैं इस कंपनी को वैल्यू करने के लिए इसके पिछले जो अर्निंग्स पर शेयर हैं जो कि 4.75 है उसका इस्तेमाल कर लूँ। सर ऐसा करने से ऐसा क्यों किया जाता है? अगर मेरे पास फ्यूचर के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं तो मैं एज्यूम कर लूँ कि पास्ट में इस कंपनी की जैसी परफॉर्मेंस रही थी और हर शेयर पर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जितना कमा कर दिया था, तकरीबन मोर और लेस कंपनी फ्यूचर में भी यही कमा रही होगी या यही कमा कर देगी। तो 4.75 भी यूज़ किया जा सकता है, या फ्यूचर का कोई एक एवरेज यानी कि 5.5 5 यूज़ किया जाता है। याद रहे कि ये कोई IFRS IAS नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है, ये एक वैल्यूएशन है, ये एक ब्रॉड माइंडेड लोगों की स्टडी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट को मैं कहता हूँ कि जिसका दिमाग जो है ना वो बहुत बेहतरीन होता है, अल्लाह ताला ने उसको डिसीजन मेकिंग के पावर से सलाहियत दी होती है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा होता है, उनका काम है। तो यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होते, यहाँ पर हमेशा लॉजिक अप्लाई होती है। अच्छा सर, एक सवाल में दोनों डेटा दिए हुए हों तो बेटा इस तरह से भी वैल्यूएशन करोगे, इस तरह से भी वैल्यूएशन करोगे और अपना डिसीजन लोगे।
मिसाल के तौर पे लेट से तुम इसको यूँ सोच लो कि लेट से तुम एक जगह पर जो है ना वो एक नया जो है ना वो घर खरीद रहे हो, ठीक है ना। अब जब तुम घर खरीदने जाओगे ना, तुमसे वो बोल रहा है कि यार ये घर मैं आपको 4 करोड़ का दूंगा। अच्छा जी, 4 करोड़ का दोगे तो क्या करोगे आप ये देखोगे कि रीसेंट पास्ट में पिछले महीने, उससे पिछले महीने, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जो सौदे हुए हैं वो कितने रुपए में हुए। भाई मुझे पता चला कि पिछले 1 महीने में जो सौदे हुए हैं वो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.75 करोड़ में हुए हैं, तो मैं 4 करोड़ पे करूँगा? नहीं करूँगा। यानी कि उसकी 4 करोड़ सही वैल्यूएशन है? नहीं, सही वैल्यूएशन नहीं है। तो मैं पास्ट हिस्ट्री को देखता हूँ। हाँ, अगर पास्ट में सौदे 4, 4.25 करोड़, 4.25 करोड़ के हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है ये सही मांग रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो मैं फ्यूचर भी देखूंगा। फ्यूचर कैसे देखेंगे सर? मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी जगह पर अपना प्लॉट या घर या मकान ले रहा हूँ जहाँ पर अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो होनी है। जिस तरह से आजकल आप कह सकते हो कि बहरिया टाउन है। अब बहरिया टाउन में लोग क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग बहरिया टाउन शिफ्ट हो रहे हैं, हालांकि वो मेन शहर से बहुत दूर है, लेकिन उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि वो जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे वहाँ के जो रेट हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड है। फॉर एग्जांपल कराची का एक एरिया है, PCHS है, बहादुराबाद है या सदर है, वहाँ पर चीज़ वैसे ही महंगी है। और अब अगर वहाँ पर 10% दाम बढ़े तो बहरिया टाउन में शायद वही दाम 20%, 25% बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बहादुराबाद में ले लोगे तो वो 1 साल बाद अगर 1 करोड़ 10 लाख की होगी, बहरिया टाउन की वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ और 20 लाख की होगी। यानी कि जब आप कोई फैसला करते हो तो आप पास भी देखते हो, आप फ्यूचर भी देखते हो। आप पास का कंडीशन भी देखते हो, पास की कंडीशन भी देखते हो, फ्यूचर की कंडीशन भी देखते हो। पास की कंडीशन नहीं हो फ्यूचर की हो तो फ्यूचर की देख लेंगे, फ्यूचर की नहीं हो सिर्फ पास की हो तो पास की देख लेंगे। तो EPS में ये मुझे सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। फिर आता है PE रेशो। पी रेशो के बारे में लिखा हुआ है, माइट बी एवरेज PE रेशो फॉर अ नंबर ऑफ सिमिलर कंपनीज और फॉर वन सिंगल सिमिलर कंपनी। माइट बी का मतलब अगेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करोगे, या तो नंबर 1 एवरेज PE रेशो ले लो, किनका, इसी तरह के काम करने वाली सिमिलर कंपनीज का, और फॉर वन सिंगल सिमिलर कंपनी, या आपको सवाल ये बोलेगा कि इसी तरह का बिजनेस करने वाली XYZ एक सिंगल सिमिलर कंपनी है, उसका PE रेशो ले लो। इट मे ऑल्सो बी दी करंट PE रेशो, ये करंट PE रेशो भी हो सकता है, ऑफ द कंपनी विच कैन यूज टू मल्टीप्लाई बाई कंपनीज फोरकास्ट अर्निंग्स पर शेयर। अब देखें तीन चार ऑप्शंस हैं PE रेशो में भी। PE रेशो में क्या 3-4 ऑप्शन है? लेट से आप टायर खरीदने वाली कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। अच्छा, पहले आपको PE रेशो की लॉजिक या रैशनल भी पता होना चाहिए। PE रेशो जो है ना वो किसी कंपनी का कैलकुलेट होता है एज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। आप लोग फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हो, आपको ये तो मालूम होगा। किसी भी कंपनी का PE रेशो तब ज़्यादा होता है जब इन्वेस्टर्स को उसके फ्यूचर में अच्छा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा हो। देखें, आपके PE रेशो में न्यूमरेटर में क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब मार्केट प्राइस पर शेयर के ज़्यादा होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक मेजर फैक्टर ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लगता है कि फ्यूचर में जाकर जो है ना इसमें सलाहियत है हमें रिटर्न प्रोवाइड करने की। एक थ्योरी है जो डिविडेंड पॉलिसीज़ में आप पढ़ोगे कि किसी भी शेयर की मार्केट प्राइस जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वो फ्यूचर के डिविडेंड्स की या रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है। ऐसा भी हमने जो है वो डिस्कस किया होगा बेसिक लेक्चर्स में। तो फ्यूचर में जितने डिविडेंड ज़्यादा होंगे, यानी कि फ्यूचर में जो कैश इनफ्लोज जो है वो आना ज़्यादा होगा, तो आज उसकी मार्केट प्राइस भी ज़्यादा होगी। बहुत सारी तरह से मार्केट प्राइस शेयर की कैलकुलेट करी जाती है, लेकिन मार्केट प्राइस तब ज़्यादा होती है जब आप किसी चीज़ की वैल्यू या प्राइस कब ज़्यादा पे करोगे, जब आपको यूँ लगेगा कि ये फ्यूचर में मुझे फ़ायदा देगी, बेनिफिट देगी। आप एक कंपनी के शेयर अगर 70 रुपये का ख़रीद रहे हो और वो 70 रुपये जो पे कर रहे हो वो इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार फ्यूचर में 70 रुपये में किसी तरह से रिकवर कर लूँगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन या उसको बेचकर। तो जितना मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी उतना PE रेशो ज़्यादा होगा। इसका मतलब किसी भी कंपनी का PE रेशो जब ज़्यादा होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि लोगों को उस कंपनी में कॉन्फिडेंस है, लोगों को यूँ लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमा कर देगी, लोगों को यूँ लगता है कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, उसके फ्यूचर वेंचर्स अच्छे हैं। अच्छा, अब जब आप किसी कंपनी को वैल्यू करोगे तो आप करते क्या हो कि आप ऑप्शन नंबर 1 ऐसा करते हो, देखते हो यार मैं टायर मैन्युफैक्चरर को ख़रीद रहा हूँ, इंडस्ट्री में टायर मैन्युफैक्चरर A भी है, टायर मैन्युफैक्चरर B भी है, टायर मैन्युफैक्चरर C भी है। 3 टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं A, B और C।
इसको हटाकर इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल हटा देते हैं। एक कंपनी का पी रेशो 4 है, दूसरी का 5 है और तीसरी का 6 है। और इंडस्ट्री का जो एवरेज बनेगा, एवरेज कैसे बनेगा, 4+6 10, 10+5 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 का एवरेज। तो या तो आप बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज़ का एवरेज पीई रेशो ले सकते हो, या आप किसी भी पर्टिकुलर एक कंपनी का पीई रेशो ले सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको ये देखना है कि यार जो इंडस्ट्री में बुरी से बुरी कंपनी है वो भी पीई मल्टीपल 4 का रखती है, यानी कि उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लो। जो एवरेज कंपनी है इंडस्ट्री में उसके हिसाब से आप अपना शेयर की प्राइस निकाल लो। जो सबसे बेहतरीन कंपनी है उसके हिसाब से अपनी शेयर प्राइस निकाल लो। जो इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो बन रहा है उसके हिसाब से अपने शेयर की प्राइस निकाल लो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपको यूँ लगे कि मैं किसी कंपनी को ख़रीद कर उसको ऐसा बना लूँगा कि जैसा मेरा पी रेशियो है, यानी कि उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी कर दूँगा कि मेरा, फॉर एग्जांपल मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा पी रेशियो 7 है। कुछ टाइम बाद ये टायर वाला सेक्टर जब मुझसे जुड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं इसकी सलाहियत, इसकी कैपेबिलिटी, सिनर्जी का फ़ायदा लेकर और इसको भी पीई मल्टीपल ऑफ 7 पे ले आऊँगा, तो मैं या एक्वायरर अपना पीई रेशो भी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है। करंट शेयर प्राइस ₹300, कंपनीज करंट शेयर प्राइस ₹300, कंपनीज करंट EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर ₹60, कंपनीज फ्यूचर EPS 75, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड पर शेयर वैल्यू। देखिए, एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ये देखूं कि यार जिस कंपनी को मैं ख़रीद रहा हूँ या मेरी अपनी कंपनी है, देखो मैंने अगेन कहना ये है कि ये कोई IFRS IAS नहीं है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी को मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, उसके शेयर्स की अभी प्राइस 300 है और वो उसका अभी EPS जो है ना वो 60 है। इसका मतलब उसका अभी का जो PE रेशो है ना वो 5 है। फ्यूचर में इसका EPS जो है वो 75 होगा, यानी कि अभी हर शेयर पर 60 कमा कर दे रही है कंपनी शेयर होल्डर्स को, बाद में फ्यूचर में 75 कमा कर देगी, ज़्यादा कमा कर देगी। तो ज़्यादा कमा कर देगी तो उसके फ्यूचर के शेयर्स की प्राइस ज़ाहिर है 300 नहीं होनी चाहिए। मैंने करंट पीई रेशो निकाला कंपनी का, करंट मार्केट प्राइस को करंट अर्निंग से डिवाइड कर पीई रेशो निकाला, और मुझे अगर एक्सपेक्टेड पर शेयर वैल्यू मालूम करनी है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं अपने शेयर्स की मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैं अपने पीई रेशो को जो अभी का एग्जिस्टिंग पीई रेशो है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ फ्यूचर की अर्निंग से। तो इससे मेरा जो आंसर आएगा वो आ रहा होगा 375, यानी कि ऑल्दो इस कंपनी का शेयर अभी मार्केट में 300 पर अवेलेबल है, 300 पर बिक रहा है, 300 पर ट्रेड हो रहा है, मैं इसको ख़रीदने जाऊं तो मैं इसके लिए 375 भी पे करने को एक शेयर के लिए तैयार हो जाऊं। रीज़न बीइंग कि इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था मर्जर्स एंड एक्विजिशन के प्रैक्टिस का, और इसमें मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई विद एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।